औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गाइडलाइन फॉर राइटिंग एसीआर। एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एसीआर लिखते हुए किन किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए ऑफिसर्स को। पहली तो बात यह है कि एसीआर किसी भी एम्प्लॉय की जो लिखी जाती है वो सिर्फ ऑफिसर ही लिख सकता है, और डिस्कोज में ऑफिसर 17 एंड अबव हैं, 16 एंड बिलो ऑफिशियल हैं। ये जो भी इम्प्लाइज भर्ती होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक मेथड है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड का। हर एक कंपनी का डिफरेंट, हर एक इदारे का डिफरेंट तरीका होता है परफॉर्मेंस को मेजर करने का। तो जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट इदारों में परफॉर्मेंस मेजर की जाती है तो वो एक रिपोर्ट सालाना होती है। तो जो छोटे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए तो वो एक साल में एक ही एनुअल, उसके साथ लफ्ज ही यही शो कर रहा है कि साल में एक रिपोर्ट लिखी जाती है, उसकी पूरे साल की परफॉर्मेंस उसमें मेंशन की जाती है। और ये रिपोर्ट कौन लिखता है? जो उसका ऑफिसर होता है, जो उसका इमीडिएट बॉस होता है, वो उसको लिखता है। और जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए एसीआर नई परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट उसका नाम है। तो किन किन एम्प्लॉयज की एसीआर लिखी जाती है? एसीआर 5 to 16 बीपीएस, 5 से लेके 16 स्केल तक डिस्कोस में पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट जो है इसमें एसीआर लिखी जाती है। और एसीआर साल की एक ही होगी। जो 1 से 4 स्केल होता है उसकी कोई एसीआर नहीं होती। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड फॉर ऑफिशियल इन डिस्कोस। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल की बात करते हैं, जो जिनकी एसीआर लिखी जाती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। तो ये वाकई कॉन्फिडेंशियल होती है, इसको एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट नहीं किया जाता। ये 5 से 16 स्केल तक के एम्प्लॉइज की लिखी जाती है। तो ये हर एक जो डिवीजन है या उसके जो सुपरडेंट है, उसका जो असिस्टेंट डायरेक्टर है सर्कल का, उसको चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी एसीआर जो है उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर, उनके इनिशिएटिंग ऑफिसर, जो उनका इनिशिएटिंग ऑफिसर है उसको नाम लिख के तो वो भेज दें। और वो इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है वो आगे उसको फर्दर जो है वो इनिशिएट करके। इसमें दो वर्ड यूज होते हैं एसीआर के अंदर। आईओ इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है, एसआरओ सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है। ये दो ही अथॉरिटीज हैं जो एसीआर को कंप्लीट करती हैं। अभी हम देखेंगे एसीआर का स्पेसिमन क्या होता है, उसको डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह जी। इसके एसीआर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पर्सनल पार्ट, इसमें पर्सनल एम्प्लॉय का डाटा होता है। पर्सनल डाटा में नेम, फादर नेम, कब डेट ऑफ बर्थ होती है, कब ये महकमा ज्वाइन किया, और इस स्केल में कब आए, इस तरह की इंफॉर्मेशन। पर्सनल क्वालिटीज एंड परफॉर्मेंस पार्ट 2 में लिखी जाती है, इसको देखते हैं अभी। और पार्ट 3 में आईओ और एसआरओ जो है वो असेस जो करते हैं वो असेसमेंट लिखी जाती है। इनका सबमिशन टाइम ये होता है कि जो सुपरडेंट है या असिस्टेंट डायरेक्टर है वो जो है एम्प्लॉइज के नाम लिख के जो उनका आईओ है उसको 15 जनवरी तक पहुंचा दें। तो आईओ जो है इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है वो एसआरओ को 15 फरवरी, एक मंथ होता है उसको,
अच्छा, ये इसके लिए याद रखना है आपने, जो एसीआर है इसके लिए टाइमिंग डिफरेंट है और जो पर है उसके लिए टाइमिंग डिफरेंट है। उसमें साथ एक और अथॉरिटी ऐड होती है ऐसे, और यहाँ पे 2 अथॉरिटीज़ होती हैं, इसीलिए अ, उसमें 15 से ज़्यादा किसी को भी दिन नहीं दिए जाते। यहाँ पे जो आईओ है उसके पास 1 महीना पूरा होता है, क्योंकि 15 जनवरी उसके पास आती है एसीआर, और उसने आगे 15 फरवरी तक जो है वो एसआरओ को, जो सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उसको सबमिट करवानी होती है। और सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है उसने 28 फरवरी तक कंप्लीट करके, अगर वो हेड ऑफ द ऑफिस है तो उसने अपने पास ही रखनी है, अगर वो हेड ऑफ ऑफिस नहीं है तो उसने हेड ऑफिस को फौरन भिजवा देनी है 28 तक कंप्लीट करके। अच्छा, इसमें स्टेनो का एक ग्रेड है हमारे पास, स्टेनो होते हैं, स्टेनो 1, स्टेनो 2। ये अमूमन जो है स्टेनो 2 की जो पोस्ट है वो डिवीज़न में होती है, डिस्कोज़ में हर एक्सियन के साथ स्टेनो 2 की पोस्ट सैंक्शन है। और सर्कल में स्टेनो 1 है। इसी तरह चीफ ऑफिस में भी स्टेनो की पोस्ट सेक्शन है। तो स्टेनो के लिए थोड़ा कानून अलग है। स्टेनो जिस ऑफिसर के साथ अटैच होगा, वही ऑफिसर उसकी जो है एसीआर इनिशिएट करेगा। उसको आगे कोई काउंटर साइन नहीं करेगा। वही ऑफिसर ही उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बताएगा, इनिशिएट करेगा उसकी एसीआर। ये तो थी एसीआर। अब देखते हैं कि जो ये होती है 5 से लेके 16 स्केल तक। और अब देखते हैं जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, ऑफिसर्स के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, एसीआर में कोई जो ऑफिशियल किया है उसमें कोई नंबरिंग नहीं होती। ऑफिसर की अभी हम देखेंगे, इसके नंबर्स होते हैं, काउंटिंग होती है आगे। जो ऑफिशियल की होती है उसमें कोई नंबर नहीं होते। चलो हम इसको देख इससे पहले हम देख लेते हैं कि एसीआर होती कैसे है, किस तरह की है, उसको देखते हैं। ये एसीआर का फॉर्मेट है, ये एक एसीआर है, इसके स्टार्ट के ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। और एसीआर फॉर्म फॉर एम्प्लॉइज इन ग्रेड 15 एंड बिलो। अच्छा, ये 16 के लिए भी यही फॉर्म इस्तेमाल होता है। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, लेकिन 16 के लिए भी एसीआर इस्तेमाल होती है, पर इस्तेमाल नहीं होती। ये कंपनी का नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है गैपको। एनुअल स्पेशल इंटरम रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडिंग, यहाँ पे लिखना है 31 दिसंबर जो भी होगा। उसके बाद ये पर्सनल डाटा, 3 पार्ट इसके बताए थे। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, आगे तीसरा देखते हैं। पहले हिस्से में नेम है, फादर नेम है, डेजिग्नेशन है, प्रेजेंट पे जो बेसिक पे होती है, बीपीएस आपका स्केल क्या है, एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग गैपको सर्विस, गैपको सर्विस कब ज्वाइन की है वो भी लिखा जाएगा, डेट ऑफ एंट्री इन प्रेजेंट ग्रेड। इसका मतलब लोगों को नहीं समझ आता। इसका मतलब ये है कि अगर एक लाइनमैन 2 है, वो लाइनमैन 1 जब अब 1 है तो पहले 2 था, तो 1 जब प्रमोट हुआ है वो किस, वो डेट लिखनी है। प्रेजेंट ग्रेड, जिस ग्रेड में आप काम कर रहे हैं, इस ग्रेड में आप कब आए। अगर कोई बंदा अभी तक प्रमोट नहीं हुआ तो वो तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही लिखेगा। तो जो प्रमोट हुए हैं वो डेट ऑफ प्रमोशन लिखेंगे यहाँ पे। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन अगर पास किया है तो वो यहाँ लिखा जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा इसकी वर्डिंग जो है उल्ट लिखी गई है। अच्छा, ये पार्ट टू, पार्ट टू के अंदर है हमारे पास इंटेग्रिटी, कि कितना ईमानदार है। इसमें ये जो हाईएस्ट रैंक है, और A1 से लेके A B C D जो है वो पुअर है, लोअर है। तो ए जो है A1 जो है वो वेरी गुड है, ये वेरी गुड लिखा हुआ है। और ए जो है वो गुड है, और बी जो है वो एवरेज है, और सी जो है वो बिलो एवरेज है, और डी जो है वो पुअर है। तो ये अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा है तो उसका A1 और ए में आएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक किसी एम्प्लॉय को
जो ऑफिसर जब भी एसीआर लिखें तो ये इस बात को मद्देनजर रखें कि वो इधर ग्रेडिंग में सी में डी में दें और इधर वेरी गुड दे दें, ऐसा नहीं है। ये अगर उसकी सारी एबिलिटीज जो है अच्छी हैं, इंटेलिजेंट है, इनिशिएटिव एंड ड्राइव उसमें है, एबिलिटी टू वर्क है, उस स्ट्रेस के अंडर भी वो वर्क कर सकता है, प्रोफेशनल नॉलेज उसका अच्छा है, उसके अंदर वर्क को ऑर्गेनाइज करने की सलाहियत है और कोऑपरेशन भी है, बाकी एम्प्लॉइज के साथ भी है और डिसिप्लिन को भी वायलेट नहीं करता और उसकी एबिलिटी टू अपने एम्प्लॉइज की जो डेवलपमेंट है वो भी करने की उसकी एबिलिटीज है और एबिलिटी टू डील विद पब्लिक और पब्लिक के साथ भी उसका अच्छा रवैया है, तो फिर उसे अच्छे ग्रेड दिए जाएंगे और यहाँ पे A1 और ए में ग्रेड दिए जाएंगे अगर वेरी गुड करनी है, अदरवाइज उसकी पुअर बिलो एवरेज। इसमें एक बात बताता चलूं, जिस भी इम्प्लाई की अगर एसीआर एवरेज हो गई तो वो अपग्रेडेशन या प्रमोशन का अहल नहीं होगा। ये एक नोटिफिकेशन इशू हुआ हुआ है, वैसे तो इसमें गाइडलाइन में नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन है कि जिसकी भी कोई एक भी एसीआर एवरेज हो गई तो वो जो है वो प्रमोट नहीं हो सकेगा, ना ही अपग्रेड हो सकेगा। अच्छा, इसमें 2 ऑफिसर हैं, एक और बात आपने मद्देनज़र रखनी है, एक आईओ है और एक एसआरओ है। इनिशिएटिंग ऑफिसर है और सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर है। अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर एवरेज कर देता है तो कोई बात नहीं, आप अगर आपका एसआरओ गुड कर देता है या वेरी गुड कर देता है, तो काउंटिंग जो है वो एसआरओ की होगी, इनिशिएटिंग ऑफिसर की, आईओ की नहीं होगी। जो भी ग्रेड देगा एसआरओ वो काउंट होगा। अगर आईओ जो है गुड करता है और एसआरओ जो है वो वेरी गुड करता है तो एसआरओ काउंट होगा। अब की एसीआर जो है वो वेरी गुड कंसिडर की जाएगी। ये पार्ट 3 जो है इसके अंदर असेसमेंट होती है। ये नेक्स्ट पेज है इसका। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है आईओ के भी एसआरओ के भी फिट फॉर एक्सेलरेटेड प्रमोशन। एक्सेलरेटेड प्रमोशन जो है अब अलाउ नहीं रही, खत्म हो गई है। ये पहले होती थी स्टेनो के लिए, वो एक एसीआर आउटस्टैंडिंग ले, अब आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन ही खत्म कर दिया गया है। रूल अभी बने हुए हैं कि आउटस्टैंडिंग अगर लिखनी है तो परमिशन लेके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से परमिशन लेके लिखनी है, अदरवाइज वो वेरी गुड कंसिडर की जाएगी। लेकिन अब इस एसीआर में आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये एक्सेलरेटेड प्रमोशन भी खत्म हो गई है। फिट फॉर प्रमोशन एट हिज ओन टर्म। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी बंदे की एसीआर एवरेज ना हो और उसका जो एवरेज ना हो, लेकिन यहाँ पे लिख दिया जाए कि नॉट येट फिट फॉर प्रमोशन। मतलब है उसके कोई रीजन भी हो सकते हैं। अगर ऐसा ऐसा करता है कोई भी ऑफिसर तो फिर उसको रीजन वो कम्युनिकेट करने चाहिए एज एडवाइजरी रिमार्क्स के तौर पे। अदरवाइज जो है वो यही इसी के ऊपर ही आएगा, फिट फॉर प्रमोशन एट हिज ओन टर्म। आईओ भी करेगा और एसआरओ भी करेगा। यहाँ पे रिमोट रिपोर्टिंग ऑफिसर के रिमार्क्स होंगे, यहाँ पे वो लिखेगा कि ये अगर कॉम्पिटेंट है या पंक्चुअल है, हार्ड वर्कर है या ये एक्चुअल, जो भी रिमार्क्स होंगे वो लिख देगा। और इसके बाद एसआरओ है, यहाँ पे एसआरओ जो है वो अपने रिमार्क्स लिखेगा और साइन करेगा। तो ये जो है हेड ऑफ ऑफिस के मतलब डिवीजन है, तो उसके अंदर ये एसीआर जमा होती है, वहां रहती है। तो ये पढ़ा है हमने एसीआर के बारे में। अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है और उसमें इसमें क्या फर्क है। जी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट या पर इसे बोलते हैं इन शॉर्ट, ये 17 एंड अबव, बीपीएस 17 और अबव के लिए होती है ये। इसके 5 पार्ट्स होते हैं। पहले में 6 सॉरी, पहले में पर्सनल डाटा आता है, दूसरे में जॉब डिस्क्रिप्शन आती है, जेडीज कि आपका काम क्या क्या है उसके बारे में, और साथ ही जो टारगेट्स होते हैं आपके, आपको दिए हुए उसको आपने कितना कंप्लीट किया गया है, आपने क्या अचीव किया है पूरे इस टेन्योर में, उसके बारे में बात होती है पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर पर्सनल क्वालिटीज होती हैं।
बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। पार्ट 4 के अंदर रिपोर्टिंग ऑफिसर विल असेस सीरियल 1, और ये अभी हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। और पार्ट 5 में काउंटर साइनिंग ऑफिसर होता है, और पार्ट 6 में जो है सेकंड काउंटर साइनिंग है। अच्छा, यहाँ पे एसीआर में ये था इनिशिएटिंग ऑफिसर और एसआरओ सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर, और यहाँ पे जो लफ्ज लगेगा चलेगा वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, आईओ की जगह, इनिशिएटिंग ऑफिसर की जगह रिपोर्टिंग ऑफिसर, और एसआरओ की जगह पे यहाँ पे होगा काउंटर साइनिंग ऑफिसर। और इसमें 3 अथॉरिटीज हैं। तीसरा है सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर। इसमें सब सबमिट कैसे करना होता है इसको, इसकी ऑफिसर जो भी है उसने खुद अपनी जो है पर जो है वो लिख के 15 जनवरी तक जो है अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसको सबमिट करवानी होती है। रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास 2 वीक्स होते हैं, उसने 31 जनवरी तक जो है वो काउंटर साइनिंग ऑफिसर को सबमिट करवानी होती है, उसे भेजनी होती है। और काउंटर साइनिंग ऑफिसर ने फिर आगे सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर को 15 फरवरी तक भेजनी होती है, और सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर जो है उसने उसे 28 फरवरी तक कंप्लीट करके डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग एंड मैन पावर को भेजनी होती है। जो ऑफिसर की सारी पर होती हैं ये हेडक्वार्टर के अंदर डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग एंड मैन पावर के पास डोजियर में होती है। जो ऑफिशियल की होती हैं वो सारी पर जो होती हैं वो डिवीजन में होती हैं, जहाँ पे उनकी सर्विस बुक होती है, और जब उनकी प्रमोशन वगैरह आती है तो फिर उनकी सिर्फ एसीआरस वगैरह भेजी जाती हैं। प्रमोशन हो जाती है, बोर्ड हो जाता है हेडक्वार्टर में, तो फिर उसकी एसीआर और सर्विस बुक वापस आ जाती है। उसके जो कस्टोडियन ऑफिस है वो बात करने का मतलब ये है कि उसका डिवीजन ऑफिस है, और जो ऑफिसर है उनका हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर में डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग एंड मैन पावर। अगर कोई ऑफिसर जो है वो टाइमली सबमिट नहीं करता, तो उसका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो खुद से भी इनिशिएट कर सकता है, और वो लिख सकता है कि ये ऑफिसर फेल टू सबमिट हिज और हर पर विद इन ड्यू टाइम। तो ये उसका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो खुद से भी इनिशिएट कर ले। अच्छा, अगर इसमें बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे प्रैक्टिस में तो इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, लेकिन रूल में बहुत स्ट्रिक्ट है इसके बारे में कि अगर कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो टाइमली आगे काउंटर साइनर को नहीं भेजता इस तरह की कोई भी पर, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा, और उसकी पेनल्टी नॉट लेस देन मेजर मेजर पेनल्टी। तो इसमें आगे देखते हैं कि कितने कैटेगरीज़ हैं, वेरी गुड है। अच्छा, ये ऑफ़िशियल के लिए जो भी एसीआर जो है उसमें कोई काउंटिंग नहीं होती, क्वांटिफ़िकेशन है ही नहीं। ऑफ़िसर के लिए है क्वांटिफ़िकेशन। यहाँ पे अगर वेरी गुड होगा तो उसके 8 नंबर होंगे, अगर वो गुड है तो उसके 7 हैं, अगर वो एवरेज है तो उसके 5 हैं, अगर बिलो एवरेज है तो उसके 1 नंबर है। अच्छा, तो बात ये कर रहे थे कि जो भी ऑफ़िसर किसी की किसी पर लिखेगा, तो उसमें रिमार्क्स जो हैं वो कम्युनिकेट किए जाएँगे। जो भी उसके अगर वो रिमार्क्स उसके उसे लिखते हैं अनफिट फॉर प्रमोशन, अगर वो उसकी बिलो एवरेज नहीं करते और अनफिट फॉर प्रमोशन लिखते हैं, तो एडवाइज़री रिमार्क्स जो हैं, क्या होंगे? एडवाइज़री रिमार्क्स उसे कम्युनिकेट किए जाएँगे। 2 तरह के रिमार्क्स होते हैं, एक एडवाइज़री है, एक एडवर्स रिमार्क्स हैं। एडवाइज़री तब होंगे अगर बिलो एवरेज भी नहीं की उसकी, लेकिन ये दे दिया है कि नॉट येट फिट फॉर प्रमोशन, तो फिर जो है उसमें रीज़न बताना होता है कि क्यों ऐसा हुआ है, और वो कम्युनिकेट होना चाहिए, जिसकी भी उस ऑफ़िसर के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए, जिसके बारे में ये लिखा गया है। एडवर्स रिमार्क्स एडवर्स रिमार्क्स जो होते हैं वो बिलो एवरेज और बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल है अगर कोई ऑफिसर, तो उसके लिए एडवर्स रिमार्क्स होते हैं। एडवर्स रिमार्क्स जो हैं वो एक्सेप्ट तब आरओ अगर लिखता है, रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखता है, तो वो एक्सेप्ट तब होते हैं जब सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये फाइनली जो है ये विद इन 90 डेज जब भी पर फाइनल हो जाए तो वो
उसके 90 दिन के अंदर अंदर कम्युनिकेट होने चाहिए। जब से रिपोर्ट जो है सबसे हाईएस्ट ऑफिसर जो है साइन कर ले, उसके 90 दिन के अंदर अंदर कम्युनिकेट होने चाहिए। और एडवर्स रिमार्क्स की अपील भी करनी होती है। इसकी अपील के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो 30 डेज के अंदर अंदर, कम्युनिकेशन से 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करनी है। वो प्रॉपर चैनल ही आरओ और एसआरओ या मतलब काउंटर साइनिंग ऑफिसर को ही की जाएगी फॉर एक्सपंक्शन ऑफ एडवर्स रिमार्क्स। एडवार्स या एडवाइजरी, ये दोनों ही खतरनाक होती हैं चीज। एडवार्स और एडवाइजरी ये रेड पेंसिल से लिखी जाती हैं, कैरियर इससे बंदे का डैमेज होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो पर है परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट है, ये सालाना नहीं होती। ये अगर किसी भी, अगर आरओ, किसी भी ऑफिसर का आरओ जो है, रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है, किसी रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर किसी ऑफिसर ने 3 महीने काम किया है तो उसकी पर लाजमी लिखवानी है। अगर वो पीरियड ब्रेक हुआ हुआ है, 3 महीने काम किया है एक के अंडर और 4 महीने एक के अंडर, और फिर 4 3 7 और 5 महीने एक, और 3 पर बनेगी उसकी, ब्रोकन पीरियड जो होगा उसका, उसकी 3 पर बनेगी और तीनों ही वो लिखवाई जाएंगी। लेकिन ये ऑफिशियल के लिए ऐसा नहीं है। ऑफिशियल जो है वो एक ही साल के एंड पे जो है जो भी होगा उससे ही लिखवा लेते हैं, यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, तो एक किसी की 2 साल से पुरानी जो पर है वो नहीं लिखी जाएगी विदाउट जेन्युइन रीजन। इसकी जो डिले है वो बड़ी खतरनाक होती है। अगर 2 और मोर आवर्स, फॉर एग्जाम्पल किसी के 3 महीने किसी एक आरओ के अंडर काम किया है, 4 महीने एक के अंडर काम किया है और 5 महीने एक के, तो मैंने पहले भी बताया कि उसका 3 पर बनेगी 1 साल की। अच्छा, अब इसमें ये भी हो सकता है एक ऑफिसर ने गुड की हो, दूसरे ने वेरी गुड की हो, तीसरे ने एवरेज की हो। तो इनकी वेटेज कैसे लेनी है, जिस तरह मार्क्स की बात की थी कि जो वेरी गुड है उसके 8 नंबर हैं, जो गुड है उसके 7 नंबर हैं, जो एवरेज है उसके 5 हैं, बिलो एवरेज का 1 है। तो इन तीनों की एवरेज वेटेड है, वेटेज एवरेज निकाल लेनी है, इनकी एवरेज निकाल लेनी पीरियड के हिसाब से, और मार्क्स जो है जो एवरेज बनेंगे पूरे साल के वो काउंट होंगे। तो जो डेपुटेशन पे लोग होते हैं उनकी एसीआर के बारे में क्या है? अगर कोई बाहर फॉरेन कंट्री में अब्रॉड गया हुआ है डेपुटेशन के ऊपर, तो उसकी एसीआर जो है वो वेरी गुड कंसिडर की जाएगी उस पीरियड की। तो जो लोकल है इधर किसी और डिस्को में, किसी और कंपनी में डेपुटेशन पे गया हुआ है, तो वहाँ जो बारवन कंपनी है जो भी उसकी पर लिखेगी वो ही पर जो है वो कंसिडर की जाएगी, उससे मंगवा के तो उसको कंसिडर किया जाएगा। प्रमोशन या अपग्रेडेशन के लिए जो आखिरी 5 सालों की पर होती हैं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ये अच्छा, कभी ऐसा होता है कि एम्बिगुअस ग्रेडिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अभी हम देखते हैं उसमें ये लिखा हुआ है, एक आइकन बना हुआ है गुड का, वेरी गुड का। अब समझ नहीं आ रही कि ये गुड है या वेरी गुड है, तो दोनों में डाउट पैदा हो गया है और लाइन लगी हुई है गुड पे या वेरी गुड पे। तो अगर इस तरह का कोई डाउट वाला केस आता है तो जो लोअर ग्रेडिंग है ना, जो वेरी गुड और गुड में गुड है वो कंसिडर किया जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि अगर वो एक रिपोर्टिंग ऑफिसर है और दूसरा काउंटर साइनिंग ऑफिसर है, तो जो फाइनली जो है काउंटर साइनिंग के रिमार्क्स जो हैं वो अगर वेरी गुड करता है या गुड करता है वो उसी का आदमी होगा। जो आईओ है या रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसका नहीं कंसिडर किया जाएगा। जो फाइनल काउंटिंग होगी, क्वांटिफिकेशन होगी, वो ऑन द बेसिस किस पे, काउंटर साइनिंग की जो भी ग्रेडिंग होगी उसकी बेस पे होगी। एक ऑफिसर है देखिए ना, पर जो है परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट, परफॉर्मेंस इसका नाम ही ये है कि परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना, मेजर करना, अप्रेज करना। तो अगर एक ऑफिसर रहा ही अंडर ट्रांसफर है पूरा साल, और या वो सस्पेंड रहा है, तो उसने कोई काम किए ही नहीं है, तो उसकी उस पीरियड की पर जो है वो नहीं लिखी जाएगी उसकी, क्योंकि उसने काम ही नहीं किया, परफॉर्मेंस उसकी क्या लिखी है। थैंक यू सो मच।
जी, ये देखते हैं एंड पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर ऑफिसर्स बीपीएस 17 एंड अबव। ये कॉन्फिडेंशियल है लेकिन ये इसमें कम्युनिकेट की जाती है परफॉर्मेंस ऑफिसर को उसके जो है रिमार्क्स उससे रिलेटेड होते हैं वो कम्युनिकेट किए जाते हैं एज प्रैक्टिकल। यहाँ पे वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं की जाती जिस तरह चाहिए होती है, लेकिन इसका कॉन्फिडेंशियल होना बनता भी नहीं है क्योंकि एक ऑफिसर को बताएंगे कि ये आप में प्रॉब्लम्स हैं, ये इनको आप दूर करें। तो जब उसको उसकी पर मिलेगी नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा? तो ये कम्युनिकेट होने चाहिए, एथिकली कम्युनिकेट होने चाहिए। ये जो भी ऑफिसर है जिसकी पर है तो वो खुद ये फिल करता है। यहाँ पे नाम लिखा जाता है, यहाँ पे एचआरएमएस कोड, बीपीएस लिखा जाता है वन। यहाँ पे जिस डेट को वो सबमिट करवा रहा है वो डेट लिखी जाती है। सबमिटेड माय परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर पीरियड, कहाँ से लेके कहाँ तक वो पूरा पीरियड लिखेगा। और यहाँ पे लिखेगा नाम, डेजिग्नेशन रिपोर्टिंग ऑफिसर का, कि उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है उसका नाम लिखेगा। और यहाँ पे काउंटर साइनिंग ऑफिसर का नाम लिखेगा। यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, डेजिग्नेशन लिखेगा और डिपार्टमेंट कंपनी लिखेगा। ये जब उसने जमा करवानी है तो ये उसकी पहला पेज है, ये उसे ही जब वो रिसीव करवाएगा तो ये उसे वापस मिल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होती है। जी, यहाँ पे दोबारा से ये सारे कैपिटल लेटर्स में लिखना है ना। कंपनी नेम है, डिपार्टमेंट है, कोड है और पीरियड यहाँ पे लिखना है फ्रॉम टू। जिस पीरियड की पर लिखवाई जा रही है उस पीरियड का मेंशन करना है यहाँ पे। और यहाँ पे नेम है, एचआरएमएस कोड है, डेट ऑफ बर्थ है और सर्विस में कब एंट्री हुई, पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, कौन सी पोस्ट इस पीरियड के दरमियान आपकी दौरान थी आपके पास। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात है यहाँ पे लिखनी है। और ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग द एवल्यूएशन पीरियड, जो भी ट्रेनिंग वगैरह रिसीव किया है उसको यहाँ पे मेंशन करना है, उसका ड्यूरेशन लिखना है, कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग रिसीव की है उसको लिखना है। और पीरियड सर्व्ड, जो इस काउंटर साइनिंग इस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर इस पोस्ट के, इस जो प्रेजेंट पोस्ट है इसके ऊपर कितना पीरियड हो गया जो सर्व किया है। और जो इस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर किया है वो यहाँ पे लिखना है। और प्रोफेशनल एफिलिएशन क्या है, साथ एनी प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन अदर देन ऑफिस वर्क, जो आपका रूटीन का वर्क है। यहाँ पे मैं अपना लिखता हूँ कि मेरे जो लेक्चर होते हैं नंदीपुर के अंदर, जीटीडीसी के अंदर, वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑफिस वर्क, रूटीन के ऑफिस वर्क से अलावा आपने काम किया होगा वो आप यहाँ पे मेंशन। जॉब डिस्क्रिप्शन, ये पार्ट टू आ गया। इसमें इस तरह इसके 6 पार्ट थे, हमने बात की थी कि ये इसका पार्ट 1 है जिसमें पर्सनल डाटा है इसका ऑफिसर का होता है। और पार्ट 2 में जॉब डिस्क्रिप्शन और अचीवमेंट्स होती हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या काम है यहाँ पे लिखना है, ये आपका क्या काम है ये लिखना है। और यहाँ क्या आपने अचीव किया इस पीरियड के दौरान, आपने अपनी परफॉर्मेंस बतानी है जो भी है। जिस तरह ऑपरेशन के लोग हैं वो ये कहेंगे कि इस पीरियड से इस पीरियड तक मैंने लॉसेस को इतना रिड्यूस किया, रिकवरी इतनी बेहतर की है, ये ऐसे ये हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बताएंगे कि ये हमारी परफॉर्मेंस रही है, ये हमने अचीव किया है। अचीवमेंट्स लिखनी है यहाँ पे। ये यहाँ तक फिल करके देना है ऑफिसर ने खुद, यहाँ तक पार्ट 2 तक। पार्ट 3 से आगे रिपोर्टिंग ऑफिसर का काम शुरू होगा। ये वेरी गुड है जिसका मैंने बताया था कि इसके 8 नंबर होते हैं, ये गुड है जिसके 7 नंबर हैं और एवरेज के 5 और बिलो एवरेज के 1। तो ये इंटेलिजेंस है। ये ए बी सी, ए अच्छी रैंकिंग है, बी उससे कम रैंकिंग में आता है, सी डी डल स्लो। तो इंटेलिजेंस के बारे में रैंकिंग, ये रैंकिंग पैटर्न दिया गया है। तो कॉन्फिडेंस एंड विल पावर है और एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है, रिलायबिलिटी अंडर प्रेशर है, फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी है, एक बंदा कितना फाइनेंशियली रिस्पांसिबल है।
रिलेशनशिप विद सुपीरियर, सुपीरियर के साथ इसका कोऑपरेशन है, ट्रस्टेड है बंदा कि नहीं है, कोलीग्स के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, बिहेवियर विद पब्लिक और कस्टमर्स के साथ इसका बिहेवियर कैसा है, एबिलिटी टू डिसाइड, डिसीजनल पावर कितनी है इसके अंदर, तो इसके अंदर नॉलेज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नॉलेज कितना है, ये चीज़ें आपकी काउंट होंगी इसकी बेस पे। अगर वेरी गुड लिखी जानी है तो फिर ए वाले खाने में सारे यहाँ पे इनिशियल करेंगे, जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे वो टिक नहीं करेंगे, इनिशियल अपने करेंगे। और वेरी गुड लिखनी है तो फिर इसी में आएँगे, कोई एक आधा बी में आ जाएगा, अगर व उससे गुड लिखनी है तो फिर बी और सी में आ जाएगा, अगर एवरेज लिखनी है तो फिर सी और डी में आ जाएगा, इस तरह इसके ये इससे कंपैटिबल होना चाहिए, इसी से इसके हिसाब से होना चाहिए। रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है, प्लीज कमेंट ऑन द ऑफिसर परफॉर्मेंस ऑन द जॉब with special reference to his knowledge of work, ability to plan, organize, supervise, analytical skills, competence, और ये सारी चीजें क्लियरली स्टेटिंग इन रेटिंग ऑफ वेरी गुड गुड, तो यहाँ पे उसने लिखना होता है हाउ फार वाज द ऑफिसर एबल टू अचीव द टारगेट्स, कमेंट ऑन द ऑफिसर्स कंट्रीब्यूशन with the help of statistical data, if any, in the overall performance of the organization. Do you agree with what has been stated in part 2? तो पार्ट टू के अंदर पहले हमने बताया था कि ये हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं, आगे बताया कि ये हमने अचीवमेंट किए हैं। तो आपने अगर लिखा है कि मैंने इतने लॉसेस रिड्यूस किए हैं, इतनी रिकवरी की है, तो यहाँ पे जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो वेरीफाई करेगा। वो अगर आपने फेक लिखा हुआ है इस तरह, तो वो यहाँ पे लिख सकता है कि नॉट एग्रीड, या नॉट, डाटा इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा। और अगर वो सही एक्यूरेट लिखा हुआ है तो आपने, वो आपका ऑफिसर लिख देगा एग्रीड, इट्स इनफ, एग्रीड ओनली, जो है ना, एग्रीड विद पैरा टू पार्ट टू। इसके बाद एरिया एंड लेवल ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज विद सजेशन फॉर फ्यूचर पोस्टिंग, अगर ऑफिसर चाहता है कि ये बंदा ज्यादा जो इसकी एक्सपर्टीज है इसकी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे लिख सकता है कि इसको फ्यूचर जो है वो वहाँ पे पोस्ट किया जाए, ऑपरेशन में किया जाए, जीएसओ में किया जाए, सेफ्टी में किया जाए, कहीं पे भी लिख सकता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑलवेज नीड होती है, ये इसके लिए यही लिखना है कि इसको एज पर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के इसे ऑलवेज ट्रेनिंग डेवलपमेंट चाहिए होती है। ट्रेनिंग एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, डेवलपमेंट तो होती ही है जो फॉर लॉन्ग पीरियड होती है। फॉर एग्जांपल हम जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो 1 महीने के लिए ट्रेनिंग होती है, जब ट्रेनिंग करके वापस आते हैं अपने दोस्त से या कुलीग से पूछते हैं कि ये काम कैसे करना है, तो वो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म है, करंट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटेग्रिटी, मोरालिटी, अपराइटनेस एंड ऑनेस्टी। इंटेग्रिटी अगर किसी की एवरेज है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा मसला है। अगर इंटेग्रिटी में यहाँ पे भी लिखा जाएगा इंटेग्रिटी के बारे में कि ये बंदा ईमानदार है या नहीं है, इसमें पूरी एक लाइन दी हुई है, 2 लाइनें, तो इसमें लिखा जाएगा। तो अगर किसी का कोई क्लियर नहीं लिखा गया, किसी की समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा है या इस तरह, तो वो जो उसकी ग्रेडिंग होगी ना, फॉर एग्जांपल एवरेज ग्रेडिंग है, तो उसकी इंटेग्रिटी भी फिर एवरेज ही कंसीडर की जाएगी। अगर गुड है तो गुड कंसीडर की जाएगी। तो ये जब परमानेंट लोग हो रहे थे तो उस टाइम ये कहा गया था कि जिसका जो है ना इंटेग्रिटी एवरेज है वो परमानेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे जो है वो आरओ जो है वो अपनी ओवरऑल ग्रेडिंग देगा। उसके बाद फिटनेस फॉर प्रमोशन, कमेंट ऑन द ऑफिसर्स पोटेंशियल फॉर होल्डिंग अ हायर पोजीशन एंड एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी। फिट फॉर प्रमोशन यही लगेगा, मोस्टली यही होता है। अगर नॉट येट फिट लिखना है तो फिर उसके रीजन देने पड़ेंगे कि ये क्यों आपने ऐसा लिखा है, इसमें क्या है, और फिर एडवाइजरी रिमार्क्स भी देने होंगे उसको। तो यहाँ पे ऑफिसर अपने नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, डेट लिखेगा। ये रिपोर्टिंग ऑफिसर का यहाँ से काम खत्म हो गया।
अब नंबर आता है 5 रिमार्क्स ऑफ द काउंटर साइनिंग ऑफिसर। ये जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर है नेक्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर से, उससे पहला सवाल ये किया जाता है कि हाउ ऑफन हैव यू सीन द वर्क ऑफ ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन। ये जो जिस बंदे की ये पर लिखी जा रही है, इसका काम आपके पास कब-कब आता है? कभी-कभार आता है, रेयरली, नॉट सो ऑफनली, उसे ऑफनली अक्सर आता है, फ्रीक्वेंटली, रूटीन वाइज़ आ रहा है। तो मोस्टली जो है यहाँ पे अगर वो एक रिपोर्टिंग एक्शन है और जो काउंटर साइनिंग है ऐसी है, तो वो तो रूटीन वाइज़ काम आता है, फ्रीक्वेंटली लिखते हैं यहाँ। How well do you know the officer? If you disagree with the assessment of the reporting officer, please give reason. तो यहाँ पे जो हमारे ऑफिसर जब भी ये पर इस तरह लिखते हैं, तो वो मोस्टली लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो आईओ ने रिपोर्टिंग ऑफिसर ने लिखा है, हमने उसी के मुताबिक लिखना है। नहीं, उसकी पावर है ऑफिसर की कि वो उससे अगर वो रिपोर्टिंग ऑफिसर बायस्ड देता है, अपनी ओपिनियन बायस्ड देता है, तो ये उसको जो काउंटर साइनिंग है, उसको रिजेक्ट करके उसको अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि ये जो इसने असेसमेंट दी है, ये फेयर है अगर उसने सही दी है। अदरवाइज़ वो बायस्ड भी हो सकती है या एग्ज़ैजरेटेड भी हो सकती है कि ये अपना उसके बारे में यहाँ पे कंप्लेंट लिखेगा। और ये इवैल्यूएशन जो उसने दी है उसके बारे में बात करेगा कि ये मोस्टली यहाँ पे यही लिखा जाता है, फेयर ही बात की जाती है। बायस्ड और एग्ज़ैजरेटेड इस लेवल पे नहीं मोस्ट ये होता कि वो भी तो उसको जो है काउंटर साइनिंग ऑफिसर वो उसको रिजेक्ट कर सकता है और अपनी ओपिनियन दे सकता है। अपनी ओपिनियन जो है वो काउंटर साइनिंग की है ना कि इसकी। तो ओवरऑल ग्रेडिंग जो है वो यहाँ पे अगर वो ओवरऑल ग्रेडिंग वेरी गुड करेगा, ये ग्रेडिंग कंसिडर होगी। ये जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर की यहाँ पे अगर वेरी गुड कर दी है तो वेरी गुड, गुड कर दिया तो गुड, एवरेज कर दिया तो एवरेज और बिलो एवरेज। इवैल्यूएशन ऑन फिटनेस फॉर प्रमोशन, फिट फॉर प्रमोशन पे यहाँ पे आ जाएगा। ये सेकंड काउंटर साइनिंग यहाँ तक पर कंप्लीट हो जाती है तो मोस्टली अगर जरूरत पड़े तो ये सेकंड काउंटर ऑफिसर जो है वो नाम और साइन और डेजिग्नेशन वगैरह और सिग्नेचर और यहाँ पे कोई उसने ये उसके लिए पार्ट होता है कि अगर उसने कोई कमेंट देना हो तो यहाँ पे दिया जाता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।